सो गाइस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा था दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन नाम का टॉपिक जो है ये आपको 11th में भी पढ़ना है। 11th में तो है ही, लेकिन इसका जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये 12th स्टैंडर्ड में लगेगा। हमारा 12th स्टैंडर्ड का पहला ही चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स है और उस रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर आपको ये स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन ये इस तरह का एक टॉपिक है कि एग्जैक्टली इसके अंदर पहले मैं आपको 3 टाइप के डेफिनेशन दे दूं। पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। अभी हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस का मतलब क्या रहता है? तो हार्डनेस ये ऐसा एक टर्म आप बोल सकते हो, द टर्म हार्डनेस also refer to stiffness or resist to bending, scratching, or cutting. That is called as a hardness. हार्डनेस का मतलब क्या रहता है? जो आपका रेजिस्ट करता है। हार्डनेस का मतलब ये रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। किसको अपोज करेगा? बेंडिंग के लिए, स्क्रैचिंग के लिए, कटिंग के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? हार्डनेस कहोगे। हार्डनेस जो बेंड नहीं आप कर सकते हो, है कि नहीं? अभी ये जो चीज है, अभी ये चीज को आप बेंड नहीं कर सकते हो, करेक्ट है? जो चीज स्क्रैच नहीं हो रहा है, जो चीज को आप बेंड नहीं कर सकते हो, बेंड करने के लिए अपोज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डनेस। समझ में आ रहा है? हार्डनेस के बाद आपको इतना यह समझ में आना चाहिए कि हार्डनेस जो रहता है, जितना ग्रेटर हार्डनेस, जितना ग्रेटर हार्डनेस उतना ही ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? जितना वो हार्ड रहेगा उतना वो क्या करेगा? अपोज करेगा टू डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब क्या है? चेंज इन शेप एंड साइज। आप देखो ना, इसको बेंड नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही हार्ड है, ये मटेरियल बहुत ही हार्ड है, इसको आप बेंड नहीं कर सकते हो, एम आई राइट? जब भी इसको आप बेंड नहीं कर सकते हो, ये बहुत ही हार्ड है, करेक्ट है? तो जितना ये हार्ड रहेगा उतना ही वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट नहीं है भाई, रेजिस्टेंस, ये अपोज, रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। किसके लिए अपोज करेगा? टू डिफॉर्मेशन। टू डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये कितना में मैं फोर्स इसको लगाऊं, ये अपना शेप और साइज चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज अ हार्डनेस। समझ में आ रहा है? सो दैट इज अ हार्डनेस। हार्डनेस का आपको एग्जांपल में दूं तो बेस्ट एग्जांपल आपका है डायमंड। सबको पता है ना डायमंड, ये डायमंड सबसे हार्ड होता है। और मेटल क्या रहता है? मेटल वेरी लो हार्डनेस। मेटल को आप बेंड कर सकते हो, करेक्ट है ना? मेटल को स्क्रैच कर सकते हो, मेटल को कट कर सकते हो, एम आई राइट? डायमंड को कट भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि डायमंड को कट करना नहीं है, लेकिन बहुत ही हार्ड होता है, कट करना बहुत ही मुश्किल है इसको। समझ में आ रहा है? सो डायमंड ये आपका बेस्ट एग्जांपल है हार्डनेस। अभी ये हार्डनेस के बाद और एक डेफिनेशन आती है गाइस, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ, हायर इज द फोर्स रिक्वायर्ड for
डिफॉर्मेशन गाइस, हायर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन। बहुत ही ज्यादा फोर्स लग रहा है। देखो यही सेम मटेरियल है, यही सेम मटेरियल को मैं बेंड नहीं कर सकता हूं, करेक्ट है। मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मैं इसको बेंड नहीं कर सकता हूं, तो ये क्या है, बहुत ही हार्ड है। हालांकि ये मटेरियल वैसे नहीं है, ये लकड़ा है, करेक्ट है। लकड़े को आप बेंड कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूं, तो ऐसे समझो कि ये बहुत ही हार्ड है। अभी आपको ऐसे सोचना है कि मैं और फोर्स लगाऊं, 3-4 आदमी आ गए, दो हाथ यहां पे, 2 हाथ यहां पे है, और बेंड कर दिया मैंने, फोर्स लगा दिया। जितना मेरे पास है, 2 आदमियों के पास जितना फोर्स है मैंने लगा दिया, और लगने के बाद ये अपना साइज और शेप चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेक्ट है। दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ। हायर फोर्स रिक्वायर्ड, हायर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, चेंज इन शेप एंड साइज। तो साइज और शेप को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है। हार्डनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, नाउ टफनेस। थर्ड आपकी डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड टफनेस। अभी गाइस टफनेस का मतलब क्या रहता है कि टफनेस दैट इज अ एबिलिटी, इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट fracturing when a force is applied। क्या लिखा मैंने, टफ, बहुत ही टफ है ये। टफ का मतलब क्या, ऐसा मटेरियल का एबिलिटी होता है जो क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्ट का मतलब होता है अपोज करना। किसको अपोज करेगा, फ्रैक्चरिंग व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। मतलब ऐसा एक मटेरियल है जिसको आप क्या कर नहीं सकते हो, फ्रैक्चर नहीं कर सकते हो। जैसे ये एक मटेरियल है, करेक्ट है। ये मटेरियल को, जैसे ऊपर का मटेरियल आप देखोगे तो ऊपर का मटेरियल ये क्या है, प्लास्टिक मटेरियल है। ये प्लास्टिक या और कुछ मिक्स रहेगा इसके अंदर। आप उसको कितना भी बेंड करो, ये बेंड होगा, हार्डनेस नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर हार्डनेस नहीं है, ये हार्ड नहीं है ज्यादा, करेक्ट है। ना ही इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये स्ट्रेंथ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये टफ है। क्यों टफ है, क्यों टफ है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको, फ्रैक्चरिंग। तो इसको आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, ये फ्रैक्चर नहीं होगा। देखो मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूं, ये फ्रैक्चर नहीं होगा। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। समझ में आ रहा है। Yes, sir. सो दैट इज कॉल्ड एज अ टफनेस। ये टफ है बहुत, करेक्ट है। सो इस तरह के ये 3 डेफिनेशन आते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ सिंगल मटेरियल होते हैं। अ सिंगल मटेरियल may be hard, strong and tough। ऐसे एक सिंगल मटेरियल भी है जो हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, टफ भी है। कौन सा रहेगा, बुलेट प्रूफ ग्लास। फर्स्ट वन, बुलेट प्रूफ ग्लास। अभी देखो बुलेट प्रूफ ग्लास जो है ये हार्ड भी है, इट इज हार्ड, एंड ये टफ भी है, बट नॉट स्ट्रॉन्ग। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। आप देखो बुलेट प्रूफ ग्लास को क्या नहीं कर सकते हो, स्क्रैच नहीं कर सकते हो। बुलेट प्रूफ ग्लास को आप कट नहीं कर सकते हो, स्क्रैच नहीं कर सकते हो, बेंड नहीं कर सकते हो। ना ही वो उसको आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्चर कर सकते हो। हाँ, लेकिन और ज्यादा फोर्स लगाया आपने तो ये क्या हो सकता है, टूट सकता है, करेक्ट है कि नहीं।
दैट इज अ बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास के बाद आपको ड्रिल पता है, ड्रिल बिट क्या पता है, वो ड्रिल मशीन का जो बीट आता है ना, ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट मस्ट बी हार्ड भी रहता है, यो स्ट्रॉन्ग भी रहता है, और क्या रहता है, टफ भी रहता है गाइस। वो जो ड्रिल मशीन का आगे वाला पार्ट रहता है ना, वो ड्रिल का बीट रहता है, वो ड्रिल बीट हार्ड भी है, उसको स्क्रैचेस विचेस नहीं आते, ना ही वो बेंड होता है। वो स्ट्रॉन्ग भी है, कितना भी फोर्स लगाओ वो नहीं टूटेगा, और टफ भी है, वो फ्रैक्चर भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और बहुत सारे जैसे लोहार को जो क्या बोलते हैं, हथौड़ी से वो मारता है कि नहीं, हैमर से वो मारता है, ब्लैक स्मिथ कहते हैं उसको, बरोबर है। तो ब्लैक स्मिथ जितना भी हैमरिंग करता है, तो हैमरिंग करने के बाद जो भी है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और टफ भी होता है, लेकिन वो हार्ड नहीं है। मतलब क्यों हार्ड नहीं है? ब्लैक स्मिथ का काम ही है किसी चीज को बेंड करना, करेक्ट है कि नहीं? तो जो भी ब्लैक स्मिथ वाले लोग जो रहते हैं, जो काम करते हैं, वो किसके ऊपर काम करेंगे? स्ट्रेंथ एंड टफनेस। हार्डनेस के ऊपर काम होगा ही नहीं, क्योंकि वो काम ही क्या करता है, बेंड करने का ही काम करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ सिंगल मटेरियल है जिनकी ये प्रॉपर्टीज आती है। तो ये मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज बताई कि सॉलिड, मैंने अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन चालू नहीं किया, लेकिन मैंने आपको पहले हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस, सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टीज जो रहते हैं, जैसे अलग अलग मटेरियल है, ये प्रॉपर्टी वैरी होती जाएगा। कब वैरी होगा? डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। जैसे जैसे आप मटेरियल यूज करोगे, वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। आराम से प्रॉपर तरीके से दिमाग ठंडा रख के अभी देखना है आपको कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला, 12th स्टैंडर्ड का आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का है रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें आपको पूरा का पूरा स्टैटिक फ्रिक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा के दूं, मेरे साथ साथ ही लिखोगे तो अपना टाइम बचेगा। तो गाइस, ये हमारी जो डेफिनेशन है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज द प्रॉपर्टी, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन, रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, two surface in contact is called as friction. The property which resists relative motion between two surface in a contact is called as friction. मैंने अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं बताया, ओनली फ्रिक्शन के बारे में बताया। तो फ्रिक्शन ये ऐसा एक चीज है जो रिलेटिव मोशन को क्या करेगा गाइस? रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझाता हूं। देखो, ये आपका एक सरफेस है, am I right? और एक सरफेस के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक बॉक्स मैंने रख दिया, बरोबर है? अभी ये बॉक्स जो मैंने रखा है, यहां से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा अप्लाइड फोर्स। क्या बोलूंगा इसको? अप्लाइड फोर्स बोलूंगा मैं, am I right? अभी ये जो बॉक्स है गाइस, ये दो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है ना, मतलब इसका एक ऊपर का एक सरफेस और नीचे एक सरफेस, ये सरफेस के कांटेक्ट में है, am I right? तो जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन से
एक और एक फोर्स लगेगा, एक और एक फोर्स लगेगा, ये स्मॉल फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। मतलब जब भी मैं ये बॉक्स को खींचने की कोशिश करूंगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन से मुझे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो अप्लाइड फोर्स में लगा रहा हूं, जो भी अप्लाइड फोर्स में लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये ऑलवेज क्या रहते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब मैं यहां से खींच रहा हूं ये बॉक्स को, लेकिन ये मुझे खींचने नहीं दे रहा है। कौन नहीं खींचने दे रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे इसको खींचने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये बॉक्स का जो नीचे का सरफेस है और ये अपना जो मेन सरफेस है, इनके बीच में क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है। जब भी इनके बीच में कांटेक्ट होगा ना, तो देखो ये बॉक्स का सरफेस है और ये अपना उस बॉक्स का जो सरफेस है, ये एक सरफेस के ऊपर है। तो जब भी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ही फ्रिक्शन होगा ना। जब भी दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ही फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज फ्रिक्शन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मैंने यहां पे क्या लिखा है कि फ्रिक्शन का मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब ये मोशन करने नहीं दे रहा है, करेक्ट है? मोशन को ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो मोशन को अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स both are opposite in direction. Am I right? Yes, sir. अभी ये फ्रिक्शन के बारे में जब भी आपको मालूम पड़ रहा है, ये आपका सरफेस इन कांटेक्ट, ओके? तो अभी मैं आपको बताता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। देखो ऑल ऑफ यू, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, frictional force which balance applied force when body is static. सिंपल है, देखो, frictional force which balance the applied force when the body is static. गाइस, स्टैटिक का मतलब ये कोई बता नहीं जाएगा आपको। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या रहता है? रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या? नहीं हिल रहा, ये हिलेगा नहीं, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। मतलब अभी देखो, मैं जैसे मैंने आपको एक बॉक्स दिखाया, ये एक प्रकार का एक बॉक्स है, राइट? मैंने एक तरफ से लगा दिया कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स मैंने लगा दिया, करेक्ट है? अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन से कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपका है फ्रिक्शनल फोर्स, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन से लगा। मैंने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगाया तो भी ये रेस्ट पे ही है बॉक्स। मैंने 2 न्यूटन अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो भी ये रेस्ट पे है। मैंने 3 न्यूटन लगा दिया तो भी ये बॉक्स नहीं हिल रहा है, रेस्ट पोजीशन पे है। मैंने 4 न्यूटन भी अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो भी ये बॉक्स नहीं हिल रहा है। मैंने और लगा दिया, 5 न्यूटन तक लगा दिया अप्लाइड फोर्स तो भी ये रेस्ट पोजीशन पे ही है, तो भी ये रेस्ट पोजीशन पे ही है। मतलब ये रेस्ट पोजीशन पे क्यों है गाइस? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। बिकॉज
फ्रिक्शनल फोर्स, अभी ये फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहेंगे हम लोग? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या करेगा? अपोज करेगा या रेजिस्ट करेगा। इसके वजह से ये रेस्ट पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है? मतलब इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज अ स्मॉल एफ एस, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये नोटेशन है इसका, स्मॉल एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है? ग्रेटर दैन अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स जब भी ग्रेटर दैन अप्लाइड फोर्स रहेगा तो ही उसको क्या कहा जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स ये इक्वल टू अप्लाइड फोर्स भी होना चाहिए। ये आपका अप्लाइड फोर्स है कैपिटल एफ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा गाइस? बैलेंस करेगा। मैंने लिखा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स विच बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। कब? व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक, रेस्ट पे रहेगी। तो मैंने आपको यहां पे एग्जांपल के तौर पे बता दिया, मैंने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। मैंने बहुत जोर लगाया ये बॉक्स को हिलाने की, फिर भी ये रेस्ट पे है। क्यों रेस्ट पे है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है। इन शॉर्ट आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ग्रेटर दैन अप्लाइड फोर्स रहेगा, या स्टैटिक फ्रिक्शन ये इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स रहेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन आप बोलोगे सर कब तक ये रेस्ट पे रहेगा? कब तक? 5 न्यूटन के बाद गाइस मैंने 5.1 न्यूटन भी बढ़ा दिया ना, 5.1 न्यूटन भी बढ़ा दिया तो गाइस ये क्या होगा? इसकी मोशन होगी, ये मूव होगा, ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट विल मूव। सो मैंने जो 5 न्यूटन तक लगा दिया, 5 न्यूटन तक मैंने लगा दिया, 5 न्यूटन तक ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉडी जो है ये रेस्ट पे ही रही। लेकिन मैंने 5.1 न्यूटन भी बढ़ा दिया तो भी ये बॉडी क्या होगी? हिल सकती है, मूव कर सकती है। करेक्ट है? ये चीज को बोला जाएगा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक लिमिट है ना। मैं ये बॉडी को खींच रहा हूं, जब भी मैं ये बॉडी को खींच रहा हूं मैंने और 2 बंदे लगा दिए खींचने के लिए, करेक्ट है? और 3 बंदे भी लगा दिए तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मतलब मैंने क्या किया? अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया। पहले मैं आ गया 1 न्यूटन, फिर और एक बंदा आ गया 2 न्यूटन, फिर और एक बंदा आ गया 3 न्यूटन, ऐसे 5 बंदे आ गए। और 5 के बाद एक छोटा बंदा भी आया, छोटा बच्चा भी आया, तो भी ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूं? मूव कर सकता हूं। ठीक है? तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये रेस्ट पे कब तक रहेगा? इसकी एक लिमिट है ना। मैं कितने 10-12 बंदे लगाता हूं ये ऑब्जेक्ट मूव होगा ही। दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। एक लिमिट है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की। लिमिट कहां तक है? 5 न्यूटन तक इसकी लिमिट है। 5 न्यूटन के बाद और भी 1 न्यूटन मैंने और बढ़ा दिया, मतलब 0.1 न्यूटन भी बढ़ा दिया तो भी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव करेगा। तो 5.1 यहां तक, मतलब इसके ऊपर तक इसकी क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है। समझ में आ रहा है? सो ये होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन।